नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। पहली खबर शेख शाहजहां से जुड़ी हुई होगी, जहां आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को बशीरहाट कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। वहीं दूसरी खबर हिमाचल में सियासत संकट से जुड़ी हुई है, जहां हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायक अयोग्य घोषित किए गए हैं। तीसरी खबर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक को लेकर के है। वहीं चौथी खबर 1993 सीरियल बम ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई होगी। 30 साल पुराने सीरियल ब्लास्ट केस में करीम टुंडा बरी किया गया है। इसी तरह आखिरी खबर विश्व की पहली वैदिक घड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी आज उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन करेंगे। तो आज 2 बजे की इन 5 बड़ी खबरों में हम आपको देश की तमाम 5 बड़ी खबरों को दिखाएंगे, जहां पहली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई रहेगी। वहीं दूसरी खबर हिमाचल में सियासी संकट को लेकर के है। तीसरी खबर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक को लेकर के है। वहीं चौथी खबर सीरियल ब्लास्ट मामले को लेकर के है। और पांचवी और आखिरी खबर उज्जैन में विश्व की वैदिक घड़ी का उद्घाटन होना है, इसे लेकर के 5वीं बड़ी खबर होगी। चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पुलिस रिमांड पर शेख शाहजहां पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को बशीरहाट कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर साउथ बंगाल के एडीजी सुप्रीतिम सरकार ने कहा कि वो 5 जनवरी को ईडी अफसरों पर हुए हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल था। उसे इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद शेख शाहजहां के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने कहा कि उसे गिरफ्तार ही रहने दो। संदेशखाली कांड के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख मामले पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। ममता सरकार ने शाहजहां शेख मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। एक अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच का जिम्मा संभाल लिया है। मैं आपको बता दें कि आज ये शाहजहां को गिरफ्तार किया गया है। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि बीजेपी की तरफ से लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन किए गए और इसी वजह से बंगाल सरकार उसे गिरफ्तार करने को मजबूर हुई है। सरकार तो अब तक शेख शाहजहां को आरोपी मानने से ही इनकार कर रही थी। तो ममता सरकार का ये बड़ा एक्शन। इसी खबर पर तमाम जानकारियों के साथ फरीद खान बंगाल से टीएमसी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद जी, देखिए अब शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर दिया गया। बीजेपी लगातार ये बात कहती रही है कि वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, इसी वजह से गिरफ्तारी। और इन सब के बीच शुभेंदु अधिकारी का भी बड़ा बयान कि 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी जेल में मुहैया कराई जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज बहुत खुशी की बात है कि आज अर्ली मॉर्निंग बंगाल पुलिस ने शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे नेता और हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहले से ही कह रहे थे कि उन्होंने 5 जनवरी को ईडी के ऊपर जो हमला हुआ था वो उसमें जो एफआईआर हुआ था उसी के बिना पर उनको अरेस्ट किया गया। अब रही कि वो शाहजहां के लोग कोर्ट गए थे और कोर्ट ने ही उस पर स्टे लगाया हुआ था कि अब इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारी पुलिस नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही 72 घंटे पहले कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि नहीं, इस पर कुछ भी इस तरह का कुछ नहीं है, कभी इसको अरेस्ट किया जा सकता है, तो हमारी बंगाल की पुलिस ने बड़े ही मुस्तैदी के साथ उनका लोकेशन ट्रैक करके उनको आज सुबह अरेस्ट कर लिया है। रही विपक्षी नेताओं की बात, तो उनका तो काम ही है कि वहां पर जाके पिकनिक मनाना, वो अपनी बात को मनवाने के लिए अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन हमारी बंगाल की पुलिस, कोलकाता की पुलिस बहुत अच्छी है। वो जो भी काम। अच्छा, तो फरीद जी, इतने दिन से गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी? इतने दिन से कहाँ थे शाहजहां शेख? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी? क्या बचाव किया जा रहा था? और अब प्रेशर में आके लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है। हमारे यहाँ पर किसी भी क्रिमिनल का कोई बचाव नहीं किया जा सकता है, चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो। ना किया गया है, ना किया जाएगा भविष्य में। ये कोर्ट का एक स्टे लगा हुआ था कि उनको अभी अरेस्ट नहीं किया जाए, इसलिए कुछ नहीं हो रहा था। जैसे ही परसों चीफ जस्टिस ने ये चीज क्लियर कर दी कि नहीं, उसको अरेस्ट किया जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, तो हमारे नेता श्री अभिषेक बैनर्जी ने ये क्लियर किया था कि विद इन 7 डेज हम उसको अरेस्ट करके दिखाएंगे। अब बेहतरी की बात कर रहे हैं फरीद जी, जांच एजेंसियों पर हमले किए जाते रहे हैं पश्चिम बंगाल में। जी देखिए, वहाँ पर संदेशखाली थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है इस वजह से, और वहाँ पर 144 लगा हुआ था,
क्योंकि लोगों का जाना माना था। अब ये भाजपा के नेता वहां पर रोजाना पिकनिक मनाने क्यों जा रहे हैं? वहाँ कोई चिड़ियाखाना तो है नहीं कि जाके कबूतरों को और बंदरों को देखने जाएंगे। जहाँ पर कुछ भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो उसको तो मुस्तैदी से मानना पड़ेगा, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। मगर शुभेंदु अधिकारी हो चाहे कांतो बाबू हो, ये लोग वहाँ पे अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए जा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी रोटी नहीं सीखेगी और ये हमारी बंगाल की पुलिस, हमारी ममता बनर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रांग है कि वो कुछ भी काम अपने बलबूते पे कर सकते हैं। ठीक है फरीद जी, हमारे इस तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो शेख शाहजहां 10 दिन के पुलिस रिमांड पर हैं। कोर्ट पहुंचे थे उनके वकील गिरफ्तारी के तुरंत बाद, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल इन्हें गिरफ्तार ही रहने दो। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां हिमाचल में सियासी संकट देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस का गणित फिर बिगड़ गया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायक पहले से ही पंचकूला में डेरा डाले हैं, जिन्हें स्पीकर ने सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष के निवित विधेयक पर सरकार के पक्ष में वोट डालने के पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के मामले में कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। अपना फैसला सुनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि हमने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना, जिसमें बागी विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है, इसीलिए उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले 6 विधायकों ने दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया। कांग्रेस के बागी विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, इंदर दत्त, लखनपाल, देवेंद्र कुमार भुट्टो, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा शामिल हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ शिमला से हमारे संवाददाता कपिल ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, अब जो विधायकों ने जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी उन्हें राज्यपाल अयोग्य घोषित कर दिया है स्पीकर ने, और अब इन सब के बीच तमाम बातें भी सामने आ रही हैं, तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि ये सही नहीं है, कांग्रेस की ही नेता है। जी गरिमा, बिल्कुल। देखिए, जो स्पीकर है उन्होंने इन्हें अयोग्य घोषित किया है और दल बदल कानून के तहत इन्हें दोषी करार दिया गया है, क्योंकि जब बजट पारित किया जाना था तो ऐसे में वो जो है कांग्रेस के विधायक, जो बागी विधायक थे, वो वहां पर मौजूद नहीं थे, तो ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। हालांकि उनके जो वकील भी वहां पर मौजूद थे, उनकी भी जो है वहां पर पिछले कल सुनवाई हुई है और आज जो है स्पीकर ने ये फैसला लिया है कि उन्हें जो अयोग्य घोषित किया गया है। और अब जो वो विधायक, बागी विधायक है 6, जिसमें सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा है, चैतन्य है, रवि ठाकुर है और जो भुट्टो है, वो सारे अब जो है हाई कोर्ट का रास्ता जो है यहाँ पर देख रहे हैं, हाई कोर्ट की और वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनसे जो बातचीत हो पाई है, उनका ये कहना है कि स्पीकर खुद 1.5 घंटे लेट जो है विधानसभा में पहुंचते हैं और वो लोग जो है विधानसभा में मौजूद थे, लेकिन तब तक स्पीकर वहां पर नहीं आते हैं और फिर वो वहां से निकल जाते हैं और वो पंचकूला निकल गए के बाद। तो ऐसे में ये जो है जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई है, ये जो है राजनीतिक दबाव के चलते इस तरीके की कार्रवाई हुई है और वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है कोर्ट में इस पर सुनवाई होती है, किस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात करें तो और भी जो कई लोग हैं, बीजेपी का ये कहना है कि उनके संपर्क में है, कई नेता है और मंत्री भी है। तो ऐसे में आज जब मुख्यमंत्री ने ब्रेकफास्ट के लिए सभी विधायकों और मंत्रियों को जो है अपने निवास स्थान ओकओवर में बुलाया था, तो उसमें भी विक्रमादित्य शामिल नहीं होते हैं, जिन्होंने कि पिछले कल ही अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब उनका ये कहना है, शाम को जब वो एक पत्रकार वार्ता में ये कहते हैं कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लिया है, लेकिन आज प्रतिभा सिंह के बोल कुछ और होते हैं। जो उनकी जो प्रदेश अध्यक्ष भी है प्रतिभा सिंह, उनके बोल ये है कि उन्होंने जो अपना इस्तीफा है वो वापस नहीं लिया है और उनका ये भी कहना है कि जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसमें जो भाजपा को ये कहीं ना कहीं बढ़त मिलने वाली है, कांग्रेस को इसका नुकसान होने वाला है। और ये भी प्रतिभा सिंह ने कहा है कि अनदेखी जरूर हुई है उन विधायकों की। लाजमी है कि 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक उन्हें कोई भी पद नहीं दिया गया है, तो इसलिए जो नाराज चल रहे हैं इसका नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। तो ये विरोधाभास के जो स्वर देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं असमंजस में डाल रहे हैं कांग्रेस को। वहीं वहां पर जो ऑब्जर्वर है, चाहे वो कर्नाटक से जो है डीके शिव कुमार है, चाहे और राजीव शुक्ला है, वो यहाँ पर लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से सभी जो नेताओं के बीच जो है एक स्थिति जो बनी हुई है उसे किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए। और अब जो है वो
जो इनके विक्रमादित्य के निवास स्थान है वहां पर भी जा रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि पिछले कल भी जो सीसिल होटल में देर रात तक मीटिंगों का दौर चला है, 1 to 1 वहां पर मीटिंगें ली गई है, 1 to 1 सभी से बातचीत की गई है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल के लिए ऐसी कोई और स्थिति पैदा हो, तो सबसे 1 to 1 एक एक करके बातचीत की गई है कि किसकी क्या समस्या है, कौन जो है लोग क्या चेहरा अच्छा, क्या लग रहा है चाहते कपिल, हैं डैमेज मुख्यमंत्री कंट्रोल का हो या जाएगा कुछ लोकसभा और? चुनाव के पहले? कपिल, क्या लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल हो जाएगा लोकसभा चुनाव के पहले हिमाचल में? क्योंकि अभी फिलहाल की स्थिति में अगर देखें तो चलिए सरकार बचती हुई नजर आ रही है, बीजेपी के पास 25 और 3 ही निर्दलीय हैं, लेकिन आगे क्या? जी गरिमा, देखिए बिल्कुल भाजपा जो पूरा प्रयास कर रही है और ये भी दावे, बड़े बड़े दावे कर रही है। जो राज्यसभा गए हैं हर्ष महाजन, वो पहले कांग्रेस में ही थे, तो उनका तो ये तक दावा है कि कई मंत्री उनके जो संपर्क में है और कई विधायक है जो और बीजेपी में आने को तैयार है। तो ऐसे में 1/3 बहुमत जो है बीजेपी को चाहिए, यदि वो यहाँ पर सत्ता बदलना चाहती है तो 1/3 बहुमत उनको चाहिए होगा। तो ऐसे में वो लगातार प्रयास में जुटी है, भाजपा पूरे प्रयास कर रही है। और जो पहले ही बागी विधायक है उनको लेकर पहले ही भाजपा जो है एक होटल में पंचकुला में उन्हें ठहराया गया है, तो उन्हें किसी प्रकार का कोई भी जो है कांग्रेस की उनसे बातचीत नहीं होने दी जा रही है। तो ठीक है कपिल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आप। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक पार्टी कार्यालय दिल्ली में होगी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता शामिल होंगे। इस बैठक में पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। बैठक के दौरान नेताओं द्वारा 2014 लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा होने की संभावनाएं है। सूत्रों का कहना है कि आज जो लिस्ट जारी होगी उसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नाम भी शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारियों में है। बुधवार को पार्टी के कोर ग्रुप में इस पर भी सहमति बनी। बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी सहित रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं को कहां से उतारा जाए, इस पर भी मंथन हुआ। इस बार महिला प्रत्याशियों की संख्या पिछले बार से 33% ज्यादा होगी। 2019 में 53 महिलाएं बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरी थी। इससे पहले कोर ग्रुप की बैठक में 23 राज्यों के संभावित प्रत्याशियों की सूची रखी गई। नए चेहरों पर भी चर्चा हुई है। बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में हर लोकसभा सीट के लिए संभावित दावेदारों के नामों की चर्चा की गई। वहीं पैनल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा चुनाव हार चुके नरोत्तम मिश्रा समेत तमाम नेताओं के नाम शामिल हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता तनु बालियान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, अब सीईसी की बड़ी बैठक होने जा रही है, तमाम विषयों पर चर्चाओं के साथ ये बात भी कही जा रही है कि लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। किस तरह से साधने की पूरी तैयारियों में बीजेपी है? महिलाओं को पिछली बार की तुलना में 33% ज्यादा टिकट दिए जाएंगे। चुनाव समिति की जो बैठक है उसका आयोजन हो रहा है, पार्टी ऑफिस में ये आयोजन हो रहा है और माना जा रहा है कि इस कड़ी में बड़ी बैठक के बाद जो पार्टी है वो लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूची देर शाम तक आज जारी कर सकती है। और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है उनको मिलाकर दिग्गज जो नेता है वो मौजूद होंगे। और आज की जो बैठक है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद है। वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी सामने आ रही है कि भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण सीटों पर जो प्रत्याशियों के नामों को लेकर आज फैसला ले सकती है। वहीं पार्टी की ओर से करीब 100 से 120 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा सकती है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री का नाम शामिल हो सकता है, गृह मंत्री अमित शाह का भी जो नाम है वो सामने आ सकता है। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर भाजपा को हार मिली थी उन सीटों पर गहनता से चर्चा की जा रही है। जानकारी तो ये भी है कि भाजपा के बड़े नेताओं के पास जो सीट है उसके लिए 2 या 3 नामों की सूची सौंपी गई है। इस संबंध में ही जो भाजपा कोर ग्रुप की बैठक है वो कल आयोजन हुई थी और आज एक बार फिर से मंथन जो है वो होगा। जी तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अजमेर की टाडा अदालत ने साल 1993 में लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। इस मामले में इरफान और हमीउद्दीन को अदालत ने दोषी माना है और उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। गुरुवार सुबह करीब 11:15 बजे पुलिसकर्मी कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंचे थे। ये मामला 6 दिसंबर 1993 से अदालत में चला आ रहा है।
5 शहरों में हुए हमलों में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि करीम टुंडा के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिले हैं। करीम टुंडा इसके पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले जेल में बंद था। 24 सितंबर साल 2023 को उसे गाजियाबाद से अजमेर लेकर आए थे, तब से उसे अजमेर की जेल में रखा गया है। जांच एजेंसियों ने टुंडा को 2014 में नेपाल सीमा से पकड़ा था। 80 साल के अब्दुल करीम टुंडा को सबूतों की कमी के आधार पर बरी किया गया है। इस मामले में करीब 30 साल सुनवाई चली। चलिए आखिरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां विश्व की पहली वैदिक घड़ी का अब शिलान्यास किया जाना है, लोकार्पण होना है। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब इस शहर के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना उज्जैन शहर में की गई, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करने जा रहे हैं। इस वैदिक घड़ी की स्थापना सरकारी जीवाजी वेधशाला के निकट जंतर मंतर के अंदर 50 फुट के टावर पर स्थापित किया गया है। वैदिक घड़ी को बनाने वाली टीम के सदस्य शिशिर गुप्ता ने बताया कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में बने 50 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री ने वैदिक घड़ी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। इस घड़ी की आधारशिला 6 नवंबर 2022 को तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री और वर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से उज्जैन जिले को करोड़ों की सौगात देंगे, विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसी खबर पर विशाल दुबे हमारे उज्जैन से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अब उद्घाटन होना है। उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी तैयार है। क्या कुछ तस्वीरें अब नजर आ रही हैं उज्जैन की? विक्रमोत्सव भी शुरू होने जा रहा है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि कल से विक्रम उत्सव का एक शुरुआत उज्जैन से की जा रही है। बहुत बड़ी शुरुआत है और उसके एक दिन पूर्व यानी कि आज काल गणना का केंद्र बनने के लिए उज्जैन लगातार कहीं न कहीं नया आयाम स्थापित कर रहा है। विश्व की पहली डिजिटल और वैदिक घड़ी का लोकार्पण आज यहाँ होने जा रहा है। आज अभी से लगभग 2-2.5 घंटे बाद यहाँ पर जो है डिजिटल घड़ी का कहीं न कहीं लोकार्पण होगा और उसमें उज्जैन को काल गणना का एक केंद्र भी माना जाता है, जिसमें अगर देखा जाए तो यह घड़ी कहीं न कहीं एक वैदिक परंपरा के अनुसार यहाँ पर जो ये घड़ी लगाई गई है घड़ी। ठीक है विशाल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।